आज हमारे साथ मास्टर शेफ पंकज भदौरिया हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे आपका एक टीचर बनने से लेकर मास्टर शेफ बनने तक का सफर हमारे साथ शेयर करिए। शुरुआत तो बस मस्ती मस्ती में होगी। गर्मियों की छुट्टियां थी और जब अक्षय जी का ऐड आया टेलीविज़न पे कि अगर आप में वो हुनर है तो आइए मास्टर शेफ़ में पार्टिसिपेट कीजिए, तो बस एक एसएमएस हमने भी कर दिया। उस एसएमएस का जवाब आया, टेलीफोनिक एक इंटरव्यू लिया गया 10-15 मिनट का, और उसके बाद हमें बताया गया कि ऑडिशंस होने हैं। और लखनऊ में जो ऑडिशंस थे वो कॉलवन तालुकेदार कॉलेज में थे। तो बस सोचा चलिए चलते हैं, देखते हैं, इसमें भी किस्मत आजमाते हैं। पहली बार ऐसा कोई रियलिटी शो हो रहा था कि जो ऐसा लगा जो मेरे लिए था। बिकॉज अभी तक जितने रियलिटी शोज आते थे वो डांसिंग के थे, सिंगिंग के थे, ड्रामेट मतलब एक्टिंग टैलेंट का भी आया था। तो लगा कि पहली बार ऐसा है जो समहाउ एक हाउसवाइफ को या एक ऑर्डिनरी पर्सन को, एक लेडी को इन पर्टिकुलर कहा जाए तो अपना एक अपना एक ड्रीम फुलफिल करने का, अपना एक जो सपना उसे पूरा करने का मौका देता था। देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, खाना रिलीजन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम हमारे लिए रिलीजन इम्पॉर्टेंट है, जितना मज़हब इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारा खाना भी है। सुबह का कन्वर्सेशन होता है कि दोपहर को लंच में क्या बने, लंच की बात होती है कि रात को खाने में आप क्या खाएंगे, और डिनर के वक्त हम लोग ये बात करते हैं कि अच्छा सुबह नाश्ते में क्या चाहिए। तो जिस देश में तीन तीन वक्त एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, आप सोच सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। तो बस कुछ ऐसे ही हमारे साथ भी था। और क्योंकि खाने बनाने का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा है, आई बीन कुकिंग में शायद जब 11 ईयर्स की थी या 10 साल की थी तब से मैं खाना बनाते आ रही हूँ। एक्सपेरिमेंट बहुत करती थी, तो सोचा चलो जाया जाए। और फिर जब मैंने अपने फैमिली को बताया कि चलो ऐसा करके देखते हैं, इनफैक्ट मेरे बच्चों ने ही मुझे मोटिवेट किया था कि मम्मा यू मस्ट गो। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हें लगता है अच्छा खाना बनाती हो? तो जैसे हर बच्चे को लगता है कि माँ सबसे अच्छी होती है, मुझे लगा मम्मा यू आर द बेस्ट। तो बस बच्चों का थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला, तो मैंने भी सोचा छाया चाहिए। और फिर मज़ेदार पीरियड वो था कि जब मैं ऑडिशंस की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या मैं लेके जाऊँ कि भाई ऑडिशंस में बिल्कुल तुरंत सिलेक्शन हो जाए। तो लखनऊ की हूँ, तो सोचा कुछ लखनवी लेके जाया जाता है। और मेरे गिलावटी कबाब बहुत बढ़िया बनते हैं, ऐसा सब कहते हैं। तो सोचा अच्छा मैं गिलावटी लेके जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि देखो आधा लखनऊ बिरयानी और कबाब लेके आ रहा होगा, तुम कैसे अलग स्टैंड करोगी उसमें। तो सोचा बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर नित नए एक्सपेरिमेंट घर में किए गए, आज ये बनता कल वो बनता, कुछ ना कुछ नया बनाती। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था कि ये तो बहुत एक इंटरेस्टिंग फेज़ हो गया है कि मम्मा पार्टिसिपेट करने जा रही है लेकिन हमको बहुत अच्छा अच्छा रोज़ खाने को मिल रहा है। तो बस इसी चक्कर में फिर सोचा कि लखनऊ और मॉडर्निटी, थोड़ा एक मॉडर्न कोई कंसेप्ट और अपना लखनऊ जो मैं अपन कहीं छोड़ना नहीं चाहती, दोनों चीज़ों का कहीं ना कहीं कुछ एक मिक्सचर किया जाए। तो चिकन रूलाड्स होते हैं, एक बहुत ही ट्रेडिशनल फ्रेंच फॉर्म है, तरीका टेक्निक है चिकन को बनाने का। तो उसमें जो मैंने स्टफिंग दी वो एकदम शुद्ध हिंदुस्तानी तरीके से, यानी कि मैंने दिया उसको गिलावटी कबाब की स्टफिंग के साथ लेयर करके, उसको रोल करके। और वो जब मैं लेके गई तो जजेस को काफ़ी पसंद आया, और इस तरह से लखनऊ से मेरा सिलेक्शन हो गया। पहला सिलेक्शन हुआ, लखनऊ में दूसरा राउंड हुआ। दूसरे राउंड में इंटरव्यू हुआ, टेलीवाइज्ड इंटरव्यू था, सामने जजेस बैठे थे, स्टार प्लस के लोग बैठे थे। तो फिर उसके बाद उसमें भी सिलेक्शन हो गया। फिर लखनऊ में ही तीसरा राउंड हुआ, और अगले दिन हमें बुलाया गया। कुछ 8,000 लोगों में से शायद पहले राउंड में 200 सेलेक्ट हुए, और फिर 200 में से कुछ 63 सिलेक्ट हुए, जिनको अगले दिन दोबारा बुलाया गया। फिर से एक इंटरव्यू लिया गया, और जिन लोगों का उनको डाउट था कि शायद ये लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, उन लोगों से कुछ कुकिंग करा के भी देखी गई। फिर इन 63 में से शायद 11 लोग थे जो मुंबई ऑडिशंस के लिए सेलेक्ट हुए। तो जब हम लोग मुंबई पहुँचे तो हमने देखा पूरे देश भर से 100 लोग इकट्ठे थे वहाँ पे, जिनमें से हम लोग 11 जो थे लखनऊ से थे। तो इधर खाने की बात है, उधर खाने की बात है, हर तरफ खाने की बात हो रही थी, क्योंकि फूड लवर्स इकट्ठे हुए थे वहाँ से, दिल्ली से, मुंबई से, जयपुर से, ऑडिशंस में जो सेलेक्ट होकर पहुँचे थे। इन 100 लोगों में से फिर हम लोग को वहाँ पर कुकिंग करनी थी जजेस के सामने, और 100 में से 40 का सिलेक्शन हुआ, और ये 40 जाके पहुँचे बूट कैंप में।
तो शुरुआत का सफ़र तो ये रहा बूट कैंप तक पहुंचने का। बहुत इजीली सेल करते गए आराम से, जैसे कहते हैं ना, कोई मुश्किल नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, बस एक सरलता से सब बहता गया, हो गया, टॉप 40 तक पहुंच गई। क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? टॉप 40 तक पहुंचने में तो देखा जाए ऐसा कोई चैलेंज नहीं था, क्योंकि सब कुछ आराम से हो गया। 100 से 40 में भी जब सिलेक्शन हुआ, तीनों जजेस ने तुरंत रजामंदी दे दी, तीनों जजेस की मुझे यस मिल गई तुरंत। लेकिन चैलेंज उसके लिए मेरे उसके बाद आया मेरी लाइफ में। देखिए, एक स्कूल में टीचर थी, और क्योंकि क्लासेस 11 12 पढ़ाती थी, बोर्ड की क्लासेस लेती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी मैं, तो मुश्किल ये थी कि जब बूट कैंप में जाना था, तो अगर तो बूट कैंप से आप किचन में सेलेक्ट होते, आपको 3 महीने रुकना पड़ता, नहीं तो आप 7 दिन में वापस आ जाते। तो जब मैंने अपने प्रिंसिपल से जाके बताया कि मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए, और हो सकता है मैं 7 दिन में ही वापस हो जाऊं, लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं आपको एक बहुत अच्छी सब्स्टिट्यूट टीचर अपनी जगह दे के जाऊँगी, जो मेरी जगह बहुत अच्छे से काम संभालेगी, और मैं हर तरह से अपना काम पूरा करके सब करके जाऊँगी। मेरी प्रिंसिपल ने मुझे मना कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि तुम इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम्हें खाना बनाने का शौक़ है, बल्कि शायद तुम्हें टेलीविज़न का जो ग्लैमर है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ये बात सुन के मैं थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है। बहुत बार मैंने उनको कुछ ना कुछ टेस्ट कराती थी, तो बहुत अप्रिशिएट भी करती थी, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करती थी। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा तो कहीं ना कहीं ये बात थोड़ा दिल को हर्ट कर गई, बुरी लग गई। और मुझे लगा कि अगर आप एक 20-22 साल की लड़की से कहें कि तुम ग्लैमर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो, तो बात समझ में आती है, लेकिन 1-2 बच्चों की माँ को ये बात कहने से थोड़ा अटपटा लगा। खैर, लेकिन उस वक्त तक तो दिमाग में जुनून बैठ चुका था। तो मैंने घर आके जब ये अपनी बात फैमिली से शेयर की, तो मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ, उन्होंने तो सबसे पहले मुझसे कहा, छोड़ दो ऐसी नौकरी जहाँ तुम्हारा कोई साथ ना दे। और हस्बैंड से जब कहा, तो हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर पाओगी? तो मैंने कहा ज़रूर। मैंने कहा टॉप 12 में तो मैं आ ही जाऊँगी। और बोले कि मास्टर शेफ़ में कुछ कर पाओगी? मैंने कहा हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि मैं बहुत कुछ कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा तो छोड़ दो नौकरी, कोई परेशानी नहीं। देखिए, कहना आसान होता है, लेकिन 17 साल से आप जहाँ एक काम करते आ रहे हैं, आपका जो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उस जगह के साथ। मैंने अपनी सर्विस वहीं से शुरू की थी, वहीं काम करती थी जब मेरी शादी हुई, वहीं काम करती थी जब मेरे बच्चे हुए, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी मैं अपने स्कूल की हर एक्टिविटी में। तो एक इमोशनल डिसीजन भी था मेरे लिए ये बहुत बड़ा। काफ़ी मुश्किल हुई इस डिसीजन को लेने में, लेकिन आखिरकार मुझे ये लगा कि अगर भगवान ने मेरे लिए कोई नया दरवाज़ा खोला है, तो शायद ये एक कोई इंडिकेशन है, और ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। या तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने दूं और ये सोचूं कि चलो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगी, ऐसा मैं जानती हूँ ऐसा होगा नहीं। तो अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देती हूँ, तो ज़िंदगी भर एक कहीं ना कहीं दिल में एक कसक रह जाएगी। शायद मैं अपने आप को उस कसक के साथ जीता नहीं देख सकती थी। तो मुझे लगा चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। वो एक इंग्लिश की कहावत है ना कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, और कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो अगर उन्होंने मेरे दिमाग में कीड़ा डाला है, तो उसके पीछे कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर है। तो यही सोच के बस फिर आई डिसाइडेड कि मैं अपनी जॉब क्विट कर देती हूँ। और जॉब क्विट करके जब मैं वहाँ पहुँची बूट कैंप में, तो वो एक फ़ेज़ था जो मुझे इमोशनली बहुत चैलेंज कर रहा था। वैसे अपने अपने ऊपर काफ़ी भरोसा था, काफ़ी यकीन था कि कुकिंग में तो मैं सबको इम्प्रेस कर पाऊँगी, लेकिन वो जो एक स्ट्रेस था वो कहीं ना कहीं दिमाग पे हावी हो रहा था। ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ, और तब डर लगा कि अगर आज मैं टॉप 40 में से टॉप 12 में नहीं पहुँची, तो कितनी जगहसाई होगी। और जो मेरी जहाँ मैं जो छोड़ के आई हूँ, वो लोग कितना हंसेंगे मेरे पर, देखो बड़ा मास्टर शेफ बनने गई थी। तो कुछ ऐसे प्रेशर्स थे, इमोशनल प्रेशर्स ज़्यादा थे। नौकरी छोड़ने से फाइनेंशियल प्रेशर्स भी बन गए थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली जहाँ 2 लोग कमाते हैं, वहाँ अगर एक इनकम कम हो जाए तो डेफिनेटली प्रेशर्स तो आ ही जाते। लेकिन
हाँ, वो एक बहुत चैलेंजिंग फेस रहा। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम आई, जो कठिनाई आई, बस वो इतनी थी कि एक बहुत अनसर्टेनिटी के साथ मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। एक टीचर जो बच्चों को सिखाती है, प्रेरणा देती है अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करने के लिए, उन्हें समझाती है, उसने ये दौर कैसे पास किया? कैसे आपने इस चीज़ से सब चीज़ों को डील किया, प्रेशर के साथ, चैलेंजेस के साथ, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ में, और सफलता ने आपके कदम चूमे? शायद वो क्योंकि टीचर वाली ट्रेनिंग थी, तो जैसे बच्चों को तैयार करती थी एग्जामिनेशन के लिए, वैसे खुद को भी तैयार करना था। ये लगा कि एक खुद को ये समझाया कि जो हर एक जो टास्क मेरे सामने आएगा, वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लेके चलना है। तभी मैं उसको अच्छे से पूरा कर पाऊँगी, तभी उसमें मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और यही हुआ। शायद क्योंकि मैं इतने प्रेशर में काम करती थी, तो वहाँ के जो प्रेशर्स थे वो हैंडल करना मेरे लिए आसान हो गया। टीचर थी, सुबह 7:30 बजे घर से निकलना होता था, बच्चों के भी टिफ़िन पैक करने होते थे, अपना भी टिफ़िन पैक करना होता था। तो एक टाइम के अंदर काम करने की आदत अच्छी थी, तो शायद वो वहाँ पे हेल्प किया कि 1 घंटे के अंदर आपको इतना सब कुछ करना है, तो वो मैं कर पाती थी। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एक मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा, बेनिफिट रहा कि मैं स्ट्रेस को सबसे ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पा रही थी। टाइम बाउंड काम मैं अच्छे से कर पाती थी, जो शायद मेरे कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता था। लखनऊ शहर का आपकी इस सक्सेस में क्या योगदान रहा? यहाँ के खाने और तहजीब ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहली डिश मैंने जो ऑडिशंस में लेके गई थी, अगर वो मैंने एक फ्यूजन भी क्रिएट किया था, तो वो अपने लखनऊ के एसेंस को बांध करके, यानी कि गिलावटी को बांध करके, जो हमारे लखनऊ की स्पेशलिटी है, उसके साथ मैंने शुरू किया था। हाँ, टेक्निक मैंने बहुत वेस्टर्न यूज़ किया था, उसका जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत वेस्टर्न था, लेकिन जो उसका दिल है ना, वो हिंदुस्तानी, या मैं कहूँ अवधी था एकदम। तो कहीं ना कहीं जो मेरे लखनऊ में रहने से जो मुझे एक फ्लेवर्स, जो एक स्वाद का जो एक ज्ञान हुआ। मैं पली बड़ी दिल्ली में हूँ, पैदाइश मेरी दिल्ली की है। दिल्ली भी एक फूड सिटी है और लखनऊ भी एक फूड सिटी है। तो लखनऊ के जो स्वाद हैं वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से बसे हुए थे, और उनका मुझे प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं ज़रूर मिला, जो भी मैं क्रिएट करती थी। और सबको बहुत पसंद आता था वट एवर आई क्रिएटेड। लखनऊ का सबसे फेवरेट फूड आपका कौन सा है? गिलावटी कबाब। लखनऊ की सबसे खास बात आपको क्या लगती है? मुझे यहाँ की सबसे खास बात लगती है यहाँ की तहजीब। आप एक रिक्शे वाले से भी बात कीजिए तो आप ये कहेंगे, भैया जी आप वहाँ तक चलेंगे? तो आप एक एक छोटे से छोटे आदमी को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना आप एक बड़े से बड़े आदमी को देंगे। आप किसी रिक्शे वाले से ये नहीं कहते कि ए तू वहाँ चलेगा। तो ऑल्दो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं तो बेसिकली दिल्ली को बिलोंग करती हूँ, लेकिन दिल्ली का कल्चर कहीं ना कहीं 6 महीने में मेरे ऊपर से उतर गया था, और लखनऊ की इतनी खूबसूरत जो नज़ाकत है, जो नफासत है, वो मेरे ऊपर आ गई। मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मैंने उसे पूरी तरह से अपना लिया। तो खाने के साथ साथ यहाँ की जो तहजीब है वो बहुत खूबसूरत लगी। दूसरी बात मुझे लखनऊ की जो सबसे अच्छी लगती है वो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब जो है। आप सोचिए, जब बाबरी मस्जिद कांड हुआ था तो पूरे देश भर में दंगे हुए थे। लखनऊ एक एकलौता शहर है जो अयोध्या के इतने नज़दीक होने के बावजूद यहाँ पे एक भी कम्युनल राइट्स नहीं हुए। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि हम लोग के जो यहाँ के जो लोग हैं, जो बाशिंदे हैं यहाँ के, उनके मन इतने खूबसूरत हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे से इतने अच्छे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं कि ऐसा कभी हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं। सो आई फील दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट लखनऊ। लखनऊ की सबसे खूबसूरत चीज़ है। टुंडे अपने कबाबों के लिए जाना जाता है, लखनऊ की शान है बिल्कुल। ये। लेकिन एक तरीके से नॉन वेजिटेरियंस का मन भरता है। आपने क्या सोचा है कि वेजिटेरियन क्राउड के लिए क्या ऐसी एक डिश आनी चाहिए, या आपने कोई ऐसी रेसिपी बनाई है जो वेजिटेरियंस का दिल जीते और उसमें भी लखनऊ का ही नाम हो? आपसे किसने कह दिया कि वेजिटेरियंस के लिए लखनऊ में कुछ नहीं है? लोग दिल्ली की चाट करते हैं, लेकिन मेरा विश्वास मानिए, लखनऊ जैसी चाट आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर नॉन वेजिटेरियंस के पास उनके कबाब्स हैं, तो हमारे वेजिटेरियंस के पास लखनऊ की चाट है। इतनी बढ़िया चाट मैंने आज तक दुनिया में कहीं नहीं खाई है। आई फील लखनऊ की चाट दिल्ली, कोलकाता, इंदौर सब जगह से ज़्यादा अच्छी है। और हम लोग के लिए तो एक आउटिंग का पॉइंट हो जाता है, चलो आज चाट खाने चलते हैं। इतनी वैरायटी है और इतना फिलिंग होता है यहाँ का चाट।
किसी और जगह पे आपको 7 तरीके के पानी के फ्लेवर्स नहीं मिलेंगे जो लखनऊ में मिलते हैं। मटर की चाट जिसको मटरा कहते हैं, वो मटर की चाट कितने अच्छे तरीके से सर्व होती है। आलू टिक्की तो यहाँ की स्पेशलिटी है ही है। दही बड़े आप कहीं से खा लीजिए, मतलब देयर इज़ नो कंपैरिजन लखनऊ की चाट का। तो वेजिटेरियंस के पास भी अपना बिल्कुल कहने के लिए बहुत अच्छा डिश है, यहाँ की चाट बहुत अच्छी है। लखनऊ से जुड़ी क्या चीज है जो आपके सबसे ज्यादा करीब है? अह, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ की तहज़ीब बहुत अच्छी लगती है, मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। और लखनऊ में जो एक खासियत है वो ये है कि किसी भी बड़े शहर की हर जो एक सुविधा है वो आपको लखनऊ में मिलेगी। तो लेकिन साथ ही साथ में ज़िंदगी बहुत आराम की है। यानी एक वो लेड बैक एटीट्यूड जो है, जो आपको एक छोटे से शहर में मिलता है। कहीं कोई जल्दी नहीं है, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सब लोग मिलते हैं, आराम से ज़िंदगी कटती है। 11 साढ़े 11 बजे से पहले कभी दुकानें नहीं खुलती हैं यहाँ पर। तो दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट लखनऊ, कि आराम भी है और हर तरीके के आपको यहाँ पे एमिनिटीज़ कह लीजिए, जो भी किसी एक मेट्रो का प्लस होता है, चाहे वो मॉल्स होते हैं, चाहे वो एक फास्ट लाइफ होती है, कुछ कह लीजिए आपके पास है। आप अगर एक दिल्ली या बॉम्बे जैसे बड़े शहर में रहते होंगे, आपकी आधी ज़िंदगी तो सड़क पे कट जाती है ट्रैवल करते करते। लेकिन लखनऊ में आप लखनऊ का एक कोने से दूसरा कोना जो है 40 मिनट में पार कर लेते हैं। बताइए इससे अच्छी ज़िंदगी कहाँ मिलेगी। आने वाले कल के लखनऊ से आपकी उम्मीदें? लखनऊ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी जो मैं कह रही थी लखनऊ का प्लस पॉइंट है, पिछले कुछ सालों में जैसे मैंने देखा है 10 साल में लखनऊ कम से कम 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। अपने साइज़ में भी काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन होता जा रहा है। आसपास से लोग आके यहाँ रह रहे हैं। एमएनसीज जब से लखनऊ में आई हैं, काफ़ी लोग इधर से उधर से लखनऊ में भी आ रहे हैं, अपना कल्चर वो भी लेके आ रहे हैं। और इसी वजह से फूड भी यहाँ का बहुत ग्रो कर रहा है। लखनऊ में आपको अभी तक जो अवधी खाना मिलता था, उसके साथ साथ लोग नया नया एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, या जो नया लखनऊ जो तैयार हो रहा है, बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, बहुत अच्छा है। इन द सेंस इट्स वेरी वेल एजुकेटेड। एजुकेशन जितना बढ़िया लखनऊ में वो कहीं नहीं है। तो एजुकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नए लखनऊ में आ रहे हैं। तो जो माइग्रेशन हो रही है एमएनसीज के आने की वजह से, काफ़ी एजुकेटेड क्लास एक आ रही है। तो और वैसे भी लखनऊ में कम से कम, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, एटलीस्ट 7 नेशनल लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईएम है, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो एक एजुकेशन का हब भी जो बनता जा रहा है लखनऊ। तो मुझे लगता है कि जो सबसे जो मूल चीज़ एक इंसान के लिए जो ज़रूरी है, जो उसको एक इंसान बनाती है, वो है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। वो यहाँ बहुत अच्छे से पनप रही है, विच आई फील इज़ अ वंडरफुल थिंग। जहाँ जहाँ की जनता एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी, उस शहर का जो मानसिक लेवल है, जो हराइजन है, जो उनका जो देखने का जो नज़रिया है, वो काफ़ी विकसित होगा, काफ़ी बड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा नया लखनऊ है, काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी सुलझा हुआ, काफ़ी पढ़ा लिखा, काफ़ी समझदार और ज़िंदगी को जीने वाला होगा। मास्टर शेफ, आपके किचन क्लासेस में लोगों के लिए सीखने के लिए क्या क्या है? मेरे किचन क्लासेस में सीखने के लिए बहुत कुछ है। पहली बात तो है, एक 1 ईयर का प्रोफेशनल कोर्स है, जिसके बाद हम लोगों को मदद करते हैं नौकरियां दिलवाने में। इसके अलावा मेरे पास 6 साल के बच्चों से लेकर 60 साल तक के लोग आते हैं। और काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जो शॉर्ट टर्म हैं। तकरीबन 21 ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें बेकरी है, नॉर्थ इंडियन है, या फिर साउथ इंडियन फूड है, पूरे देश भर का खाना, देसी तड़का है, पूरे दुनिया भर का खाना अराउंड द वर्ल्ड है, इटालियन अलग भी है, कॉन्टिनेंटल अलग भी है। तो तकरीबन सूप्स एंड सैलेड, इस तरह से हमारे पास तकरीबन 21 कोर्सेज़ हैं। इसके साथ साथ एक ऐसा कोर्स हम चलाते हैं, ब्राइड एसेंशियल, जो उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है। देखिए आजकल की लड़कियां बेचारी पढ़ती लिखती हैं, जैसे लड़कों को हम पढ़ाते हैं, आजकल हम अपनी लड़कियों को भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हैं। तो पढ़ती लिखती हैं और नौकरी में लग जाती हैं, लेकिन जब शादी की बारी आती है तब याद आता, अरे भाई अब कुछ किचन का भी सीख लीजिए। तो ऐसी लड़कियों के लिए हम एक स्पेशल कोर्स रन करते हैं जिसका नाम है ब्राइड एसेंशियल। इसमें लड़कियों को खाना बनाने के साथ साथ हम पर्सनल ग्रूमिंग, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, हाउस कीपिंग, काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें वो सिखाने की कोशिश करते हैं जो अमूमन लड़कियां घर में माओ से सीख लेती हैं। लेकिन क्योंकि वो बच्चियां ज़्यादातर हॉस्टल्स में पढ़ रही होती हैं, या बाहर पढ़ती हैं, या बाहर काम करती हैं, तो शायद अपनी मदद से नहीं सीख पाती हैं। तो वी ट्राई टू गिव देम अ पैकेज, कि कह लीजिए एक जैसे सेमी फिनिशिंग कोर्स कह लीजिए,
जस्ट टू हेल्प देम, यू नो, कि आगे की जो उनकी ज़िंदगी है वो थोड़ी स्मूथ रहे, अच्छी रहे। तो और इसके अलावा संडे को हमारे पास एक बच्चों की क्लास होती है, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे मेरे पास आते हैं संडे स्पेशल्स में, और उनके साथ बहुत मज़ेदार क्लास होती है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं हमारे साथ। बच्चों में कैसा जज्बा देखने को मिलता है खाने के प्रति, जो छोटे छोटे बच्चे आजकल आगे बढ़ के आगे फूडिंग और तरह की रेसिपीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हैं। आपका कोई ऐसा यादगार इंसिडेंट या कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास एक स्पेशल कोर्स रन करते हैं हम, जिसका नाम है संडे स्पेशल। ये बच्चों के लिए एक स्पेशल कोर्स है, और बहुत मज़ा आता है क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो भी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, सीखते हैं। 2 ग्रुप्स में हमने इनको बांटा हुआ है। एक बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर कुकिंग मेरे साथ करते हैं, फायरलेस उनको हम करवाते हैं। तो बेकिंग करते हैं, माइक्रोवेव में बनाते हैं, क्या बढ़िया बढ़िया दाल, वो लोग पनीर मखनी बना के खिलाएंगे आपको, वो आपको पुलाव बना के खिलाएंगे, वो आपको कपकेक्स बना के खिलाएंगे, बिस्किट्स बनाएंगे, बहुत कुछ बनाना जानते हैं वो बच्चे। और अभी गर्मियों की छुट्टियां जब ख़त्म हुई तो हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए एक कॉम्पिटिशन करवाया था, कि जो बच्चे ही आपस में compete करके कुछ ना कुछ बनाएं। और बहुत मज़ा आया था उन लोगों को एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपस में काम करता देख के। और बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपसे कहा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, हमारी कोशिश ये रहती है कि वो एक मानसिक उनका जो विकास है इसके साथ, वी ट्राई टू प्ले ऑन द चाइल्ड साइकी इन द सेंस कि एक कैसे वो लोग अपने ग्रुप में आस जिन बच्चों को वो जानते नहीं उनके साथ मिल के कुछ नया क्रिएट करें। और हमारे हर कोर्स में हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं, जिसका मतलब है चाहे आप किचन में दाल मखनी बनाना सीख रही हूँ, या बेकरी में कपकेक्स या कोई केक बनाना सीख रही हूँ, आप मेरे साथ खुद कुक करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। उतने हमारे पास स्टेशन है कि हर इंसान खुद खड़े होकर हमारे साथ बनाता है और तब सीखता है। तो प्रैक्टिकल में हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। पूरी क्लासेस हमारी केवल प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, तो बच्चों के साथ भी इसमें बहुत मज़ा आता है। आप कभी देखिए, मैदा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, क्रीम यहाँ लगी हुई है, अगर चॉकलेट के साथ कुछ कुकिंग किया है तो चॉकलेट के बोल में जब चॉकलेट बच गई या जब बोल खाली हो गया तो यूं लेके उसको चाट रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फेंक रहे हैं, खूब हल्ला गुल्ला। तो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई डे। मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरे हफ्ते भर की थकावट मेरी आके संडे को ख़त्म हो जाती है जब मैं बच्चों के साथ इतनी मस्ती करती हूँ, उनके साथ कुकिंग करती हूँ। लोगों के लिए कोई आपका मैसेज खाने के प्रति, उनका रवैया या कोई सेंसिटिविटी जो वो खासकर बनाते टाइम ध्यान में रखें? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पे यकीन है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट किसी भी खाने का है प्यार मोहब्बत। जिस प्यार से एक मदर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, उतने प्यार से कोई शेफ़ किसी के लिए नहीं बना सकता है। तो अगर आप किसी बड़े से बड़े शेफ़ से भी पूछे कि सबसे अच्छा खाना उनको कहाँ का या किसके हाथ का लगता है, तो वो हमेशा अपनी माँ का नाम लेते हैं। तो बस मैं यही मानती हूँ, वो इसलिए होता है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट प्यार और जो एक ममता की जो भावना है वो होती है। तो खाना हमारे हिंदुस्तान में अ, जो है भगवान को भी हम लोग अर्पित करते हैं, तो उसको हम इतना ज़्यादा शुद्ध और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। घर की जो स्त्री होती है हम उसको अन्नपूर्णा का दर्जा देते हैं, एक देवी का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो सबका पेट भरती है। तो इन बातों को कहीं ना कहीं आज शायद हम लोग भूलते जा रहे हैं। अगर ये बात कहीं दिमाग में दोबारा से वापस आ जाए तो मुझे लगता है जो एक खाना बनाने के प्रति या खाना खिलाने के प्रति जो एक भावना है, उसमें वापस वही फ़र्क आ जाएगा। अतिथि एक बार देवो भव कहा जाता था, यानी कि हम घर आए मेहमान की खातिर ऐसे करते थे जैसे हम भगवान की करते थे। आज के ज़माने में ऐसा लगता है हे भगवान कौन आ गया, अब क्या खाना बनाना पड़ेगा, 10 चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अभी भी वही सोचिए, बहुत प्यार से, बहुत मन से सबको खाना खिलाइए, और उनके चेहरे की वो जो मुस्कान होती है, मेरा विश्वास मानिए, आपकी सारी थकान दूर कर देगी। सो आई थिंक कुकिंग इज़ अ ब्यूटिफुल वे ऑफ डी स्ट्रेसिंग योरसेल्फ। आप अपनी पूरी थकान कुकिंग के ज़रिए निकाल सकते हैं, और सबकी खुशी सबसे ज़्यादा खुशी देती है। लखनऊ की जो ट्रेडिशनल रेसिपीज होती हैं, जी। कई परिवारों में जो उनके ही घरों में बनी और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन वो उन्हीं
कस्बों तक या उन्हीं लोगों तक रुक के रह जाती हैं, वो ज़्यादा प्रचलित नहीं होती, वो रेसिपीज बाहर नहीं आती। तो ऐसी रेसिपीज के लिए आपके क्या विचार हैं जो लुप्त हो रही हैं? देखिए, आज अगर पूरी दुनिया भर में पंजाबी फूड या साउथ इंडियन फूड इतना फेमस है, तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ भी अपने तक रखा नहीं है, उन्होंने सब बांट दिया है। और क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ तो मुझे भी आराम से खुले से बांटने की आदत ज़्यादा है। तो इसीलिए जब कोई इतना एक संकीर्ण दिमाग से काम करता है कि नहीं मुझे ये किसी को बतानी नहीं है या एक बहुत बड़ा सीक्रेट बना के रखनी है, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे करने से आपने अपनी जो खूबसूरत सी संस्कृति है उसको कहीं एक दायरे में बंद करके रख दिया है। मैं मानती हूँ अगर टुंडे कबाब वालों ने अपनी रेसिपी सबको बांट दी होती तो आज वो नहीं होते जो वो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आ, कुछ ना कुछ अरे मेरा तो मानना है बिल्ली पेड़ पे ना चढ़ना सिखाए लेकिन वहाँ तो पहुँचना तो सिखा दे। कुछ ना कुछ तो ज़रूर बांटिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा जो कल्चर है, जो हमारा इतना खूबसूरत सा जो क्यूजीन है, वो धीरे धीरे मरता जाएगा, कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ सो इट विल बी अ वेरी वेरी सैड थिंग फॉर दी फूड हिस्ट्री। हमारे जो कल्चर, हमारी जो हेरिटेज, उसका एक अभिन्न अंग है यहाँ का जो खाना है, उसके लिए एक बहुत ही दुखद एक ये हादसा होगा मेरे ख्याल से। मास्टर शेफ, आपके फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि हमारा जो एकेडमी खोला है इसको और आगे ले जाना है, कैफ़ेज़ खोले हैं उनको आगे बढ़ाना है, और रेस्टोरेंट लेके आना है जो हमारे अवधी खाने को आगे बढ़ाए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। फिर इसके साथ साथ बुक्स आ रही हैं मेरी मार्केट में, एक बुक देखिए शायद अक्टूबर में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। टीवी शोज़ हैं कुछ लाइंड अप, बहुत जल्द आपको टेलीविज़न पे वापस देखने को मिलूँगी। तो बस यही सब है, और आगे तो जैसे ऊपर वाला चाहेगा वैसे वैसे ज़िंदगी बढ़ती जाएगी। अपने फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? अ, यही कहना चाहूँगी कि अ, खाना खाने का और खिलाने का दोनों का शौक होना चाहिए। अच्छा अच्छा खाइए, अच्छे से बनाइए, दूसरों को भी खिलाइए, खुश रहिए और सबके साथ खुशियाँ बांटिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बात करने के लिए।